चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, शानदार शानदार। और पढ़ाई भी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छी खासी, जबरदस्त, जिंदाबाद वाली। और 2026, ओके, 2026 बस लास्ट ही ईयर है आपके पास, मान के चलो। और 2026 में ही आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब ले लेनी है। वैकेंसी बहुत सारी है, अभी वैकेंसी और आ रही है, और ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है जिसको हम क्वालिफाई नहीं कर सकते। सारे के सारे एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। जो हम पढ़ रहे हैं वही सब हर एग्जाम में आ रहा है। ऐसा कोई अलग से नहीं है कि पर्टिकुलर आपको यूपीएससी का मेंस देने लगा रहे, ऐसा भी कुछ नहीं। नॉर्मल है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस सब वही है जो आपको पढ़ना है। तो ये जियोग्राफी का हमारा थर्ड चैप्टर है। पहले हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में भारत के बारे में सारी जानकारी दी। फिर आप कहोगे कि सर भारत के बाद में हमने भारत के द्वीपों को पढ़ा, आइसलैंड ऑफ इंडिया, भारत के द्वीपों को पढ़ा, कौन कौन से द्वीप भारत में पाए जाते हैं, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है, कहां पर सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, कहां पर आपका सुषुप्त या मैं कहूं कि डोरमेट ज्वालामुखी पाया जाता है, ये हमने बात की थी। हमने कुछ द्वीपों के बीच में चैनल्स की बात की थी कि कौन से द्वीप के बीच में कौन सा चैनल पाया जाता है। मैंने आपसे 8 डिग्री चैनल की बात की थी कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल पाया जाता है। फिर उसके बाद में 8 डिग्री के बाद में 9 डिग्री की भी हमने बात की थी कि 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में मिनिकॉय चैनल पाया जाता है, सॉरी 9 डिग्री चैनल। फिर उसके बाद में हमने 10 डिग्री चैनल की बात की थी कि लक्षद्वीप और लक्षद्वीप के बाद में, हाँ, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। फिर हमने 11 डिग्री चैनल की बात की थी जो लक्षद्वीप और किसको, एंड्रो द्वीप को अलग करता है। 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद में हमने कोको चैनल की बात की थी, कोको द्वीप और अंडमान को अलग करता है। फिर उसके बाद में हमने इंग्लिश चैनल की बात की थी, वो इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में, या मैं कहूं कि सुमात्रा द्वीप और किसके बीच में, निकोबार के बीच में पाया जाता है। तो ऐसी कुछ चीजें हमने देखी थी। अब ये हमारा कौन सा है, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। अब भारत का आप यहां पर मैप देख रहे होंगे। अब मैं फिजिकल डिवीजन की बात करूं, फिजिकल डिवीजन मतलब होता है भौतिक, फिजिकल मतलब भौतिक जिसको आप टच कर सकते हो, और विभाजन, डिवीजन का मतलब होता है विभाजन। अब भारत को, वैसे तो अगर मैं कहूं कि भाई भारत को डिवाइड कीजिए, जनरली आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर क्यों ना हम भारत को लगभग 4 भागों में डिवाइड करते हैं, और 4 भागों में आप एक तो कह देते हो सर दक्षिण भारत। बताइएगा इसको क्या बोल देते हो? जो दक्षिण में है सर उसको दक्षिण भारत कह देते हो, साउथ इंडिया कह देते हो। जो उत्तर में है सर इसको आप बोल देते हो क्या, उत्तर भारत। और ये किसके अकॉर्डिंग कर रहे हो, तो आप कहोगे कि सर जो हमारी डायरेक्शन है ईस्ट, अच्छा इधर ईस्ट होएगा, इधर ही होगा, सही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसके अकॉर्डिंग कर रहे हो। मतलब आप इसको पूर्वी भारत कह सकते हो, ईस्टर्न इंडिया। इसको क्या बोल सकते हो, पश्चिमी भारत। अच्छा, इसके अलावा भी आप लोग नाम दे सकते हो, और क्या बोल सकते हो, मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया के नाम से भी जानते हैं कि भाई ये वाला जो बीच का रीजन है, या मैं यहां आपसे बोल दूं कि ये जो बीच वाला रीजन आएगा यहां पर इतना, इसको इसको क्या बोल सकता हूं, हाँ बेटा आ जाओ, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मध्य भारत बोल सकता हूं, सेंट्रल इंडिया बोल सकता हूं, मध्य भारत बोल सकता हूं, यही बोल सकते हो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये तो हमें पहले से पता है, ये नाम दिए गए है ना, इसको दक्षिण भारत कहते हैं, इसको उत्तर भारत, ये सारी चीजें आपको पहले से पता है कि ये अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऐसा बोला भी जाता है ना। और सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, हम दक्षिणी भारत वालों को बोलेंगे कहाँ के है, दक्षिण के है। और सबकी भाषा उल्टी सीधी है, सबकी भाषा। आप कहोगे कोई मराठी बोल रहा, कोई तेलुगु, कोई तमिल, कोई कन्नड़, कोई मलयालम, यस और नो, सबकी भाषा ऐसी है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि जितने भी नॉर्थ इंडियन हैं, यहां से अगर मैं एक लाइन डाल दूं और इससे ऊपर वाले की कहूं कि यहां से लेकर के इधर वाले,
थोड़ा इसको और नीचे करना चाहिए था, महाराष्ट्र के आसपास। यहां से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं उनकी भाषा नीचे वाले को समझ में नहीं आएगी, और नीचे वालों को ऊपर वाले की समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर नीचे पर्टिकुलर स्टेट की एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है। यहां तो उत्तर भारत वाले की आपस में मिल भी जाएगी, जिसको हम हिंदी बेल्ट के रूप में जानते हैं, कि ये सब लोग मिली जुली हिंदी भाषा के रूप में, राजस्थानी भी लगभग थोड़ी सी समझ जाएंगे, उत्तर भारत में यूपी बिहार की थोड़ी सी भाषा समझ जाएंगे, कश्मीरी थोड़ी समझ जाएंगे, उर्दू नहीं समझ पाएंगे, सिंधी थोड़ी बहुत लगभग समझ सकते, है ना। इधर वाली लगभग लगभग हम थोड़ी बहुत भाषा समझ जाएंगे, मतलब हम ये जान सकते हैं कि वो बोलना क्या चाह रहे, उनका भाव एक्सप्रेशन क्या है, क्या समझाना चाह। पर दक्षिण भारत में ऐसा कुछ नहीं, आपको चैट जीपीटी या जेमिनी यूज करना पड़ेगा, बीच में ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हो। बंगाली भी समझ में नहीं आएगी, बंगाली बिल्कुल अलग हो जाती है ना। तो ये, अब इसके अलावा थोड़ा अब एक बात बताइएगा, आपने देखा होगा खेला होवे दिवस, है ना। हाँ, यहां से ये कुछ ऐसा पाया जाता है क्या, ऐसा एक हिमालय की अगर मैं बात करूं कि भारत के उत्तरी भाग में ये एरिया पाया जाता है, और इसको थोड़ा सा और भी बड़ा कर सकते हैं हम, यहां से सर एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, यहां से पूरा का पूरा मैंने बाउंड्री बनाता हुआ इधर तक ले लिया, है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर और बड़ा अगर कर दिया जाए ऐसा, तो आप कहोगे कि सर ये पूरा का पूरा रीजन यहां से ये पूरा क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि सर ये हिमालय पाया जाता है। अब ये हिमालय किसके अकॉर्डिंग है, अब ये आप कहोगे कि सर फिजिकल डिवीजन के अकॉर्डिंग, भौतिक विभाजन है, एक भौगोलिक विभाजन है। मतलब मैं अगर भारत के उत्तर में गया, नॉर्थ इंडिया में गया, तो हिमालय पूरे के पूरे भारत को ही बांट दे रहा है, ऐसा नो। हिमालय के उत्तर में जाओगे, चाइना आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, वो बात एक अलग है। बट हमारे इंडिया में जितनी ठंड है, हमने जैसे हिमालय को क्रॉस किया, सीधी सीधी 10 गुना ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी। क्लियर है? मतलब ये भी तो कुछ ना कुछ बात बांटने का काम कर रहा है, इंडिया को डिवाइड करने का काम कर रहा है। पहली चीज प्रोटेक्टर है, बिल्कुल कह सकते हैं हम। तो एक तो हिमालय हो गया डिवीजन में, इसके अलावा दूसरा मैं यहां ये बोल सकता हूं कि ये वाला रीजन यहां से ये वाला रीजन मैं बोल सकता हूं क्या पूरा, ये वाला रीजन कौन सा आएगा, आप कहोगे कि सर राजस्थान, लगभग हरियाणा का थोड़ा बहुत क्षेत्र, पंजाब का थोड़ा बहुत क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र कौन सा कहलाएगा, रेगिस्तान, डेजर्ट। आप कह सकते हो कि सर ये थार का मरुस्थल है। अच्छा, थार का मरुस्थल भी इंडिया की जियोग्राफी को डिवाइड करता है। आप कहोगे कि सर रात के समय बहुत ज्यादा ठंडा, दिन के समय बहुत ज्यादा गर्म, जैसा नो। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कह सकती हो, विश्व का सबसे बड़ा नहीं होगा बेटा, विश्व का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला रेगिस्तान कह सकते हो, कि विश्व की 40% जनसंख्या इसी रेगिस्तान में निवास करती है। ऐसा कोई डेजर्ट नहीं है जिसमें जनसंख्या निवास करती हो इतनी, वो कौन सा है, इंडिया का। अब आप कहोगे कि सर ये वही है, यहीं पर आप कहोगे कि सर ये आता तो भूमि के ऊपर है, और भूमि के ऊपर आने के साथ साथ आप कहोगे कि सर यहीं पर हमारे पास में कुछ लेक्स पाई जाती है, जैसा नो। और वो सारी की सारी कैसी है, खारे पानी की झील है, सॉल्ट लेक है, चाहे सांभर हो, डिडवाना हो, जैसा फतेह सागर हो, सारी की सारी खारे पानी की झील है। अब वो किस कारण है, आप कह सकते हो कि सर समुद्र पहले यहाँ हुआ करता था और धीरे धीरे वो कहाँ चला गया, साउथ में चला गया, स्प्लिट हो गया, इसकी वजह से यहां पर आप कह सकते हो कि सर क्या है, खारा पानी। तो कितने डिवीजन हो गए, 1
2। अच्छा, इसके अलावा अभी रिवर आपको नहीं पढ़ाया मैंने। रिवर, यहां हम ये कह सकते हैं कि यहां से बहुत सारी नदियां निकलती है क्या? यहां से मैंने बोला कि ये एक गंगा नदी है, और गंगा नदी आकर के कहां चली जाती है? इधर चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में। अब गंगा नदी यहां अगर जाती है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि गंगा नदी के साथ में बहुत सारी रिवर मिलती है। आप कहोगे कि सर कौन कौन सी? यहां से यमुना नदी, इधर से सोन नदी, ऊपर से बात करें गंगा के बाद में आप कहोगे गंडक, कोसी, घग्गर, नारायणी, उसके बाद में तिस्ता, और इधर से और चले आइए, इधर से बहुत सारी चंबल, छिप्रा, केन, बेतवा, सोन, ये सारी रिवर आकर के मिलती है। तो ये जितना आप रीजन देख रहे हो, है ना, ये पूरा का पूरा रीजन, इसको गंगा ब्रह्मपुत्र में नहीं मिलती बेटा। ब्रह्मपुत्र का तो एक अलग से सिस्टम है ना। बांग्लादेश में यहां आकर के मिलेगी, यहां से डेल्टा जहां बनाती है उससे जस्ट पहले, है ना। अभी बस याद रखना कि नहीं मिलती, बाकी आगे बात करेंगे। तो ये जितना आप ये वाला रीजन देख रहे हो, यहां से इधर तक, यहां से इधर तक, और यहां से ब्रह्मपुत्र का भी मैदान ले सकते हो, ये वाला जितना खाली रीजन आप देख रहे हो, ये इतना रीजन, ये पूरा का पूरा नदियों के द्वारा बनाया गया है। और नदियों के द्वारा बनाया गया है तो आप कहोगे कि सर नदी सीधी फ्लो होती है, और नदियों के द्वारा बनाया गया मैदान कैसा होगा? फ्लैट होगा। और फ्लैट होगा तो आप इसको जिस नाम से जानते हो, इसको जानते हो उत्तर भारत का विशाल मैदान। इससे बड़ा कोई विशाल मैदान उत्तर भारत में नहीं है। आप कह सकते हो कि सर ये पूरे के पूरे देश की आर्थिक, या मैं कहूं कि अनाज की रीढ़ की हड्डी कह सकते हो, बोन बैकबोन ऑफ फूड कह सकते हो। सबसे ज्यादा गेहूं का प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा अन्न का प्रोडक्शन यहीं पर होगा, जो कि जैसे गेहूं हो गया, यहां पंजाब से लेकर के असम तक जो प्लेन एरिया है, इसमें सबसे ज्यादा फसल या सबसे ज्यादा क्रॉप्स यहीं पाई जाती है। इसीलिए तीसरा डिवीजन जो होगा उसको किस नाम से जानेंगे? उत्तर भारत का विशाल, लार्जेस्ट प्लेन ऑफ इंडिया, ग्रेटेस्ट प्लेन ऑफ इंडिया, तीसरा डिवीजन हो गया। इसके अलावा एक और चौथा, अच्छा ये कौन सा हो जाएगा? उत्तर भारत का विशाल पर्वत, या इसको हम उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के नाम से। इसको थार का डेजर्ट, तीसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसके अलावा आपने एक और सुना होगा, यहां पर यहां से क्या बोलूंगा बेटा इसको? इसको दक्षिण भारत तो बोलेंगे ही बोलेंगे। अब मैं ये कह सकता हूं कि सर ये समुद्र से टच कर रहा है, जैसा अणु, यहाँ पे हम समुद्र से भी थोड़ा सा टच कर देते, इसको ऐसा हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत। अब आप कहोगे कि सर ये प्रायद्वीपीय भारत है, तो बेटा जहां जहां समुद्र टच करेगा यहां पर किनारा, कोस्ट भी बनेगा, कोस्ट बनेगा। और कोस्ट बनेगा तो मुझे एक बात बताइए कि जहां जहां कोस्ट बनेगा वहां पर मैदान भी बनेंगे, समुद्र के पास में मैदान भी बनेंगे। तो मैं यहां से कुछ मैदान, यहां से यहां तक का एक मैदान बोल सकता हूं, जिसको गुजरात के मैदान के नाम से जानेंगे। इसके अलावा दूसरा, यहां महाराष्ट्र में बोल सकता हूं कि सर महाराष्ट्र का भी तो कुछ बाउंड्री होगी, महाराष्ट्र के प्लेन को कुछ नाम से जानेंगे। महाराष्ट्र के बाद में तीसरा, यहां बेटा मैं गोवा बोल सकता हूं कि सर गोवा का भी कुछ पार्ट होगा, यहां पर बहुत छोटा पार्ट होगा। और गोवा के बाद में फिर कौन सा आ जाएगा? कर्नाटक, जिसको हम कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं, सबके नाम अलग अलग है। और उसके बाद में एक नाम आपको यहाँ केरल का, आप बताइएगा किस नाम से जानते हैं? इसका बेटा लिखाया था मैंने, केरल वाला बताइएगा। मालाबार तट लिखाया था, मालाबार कोस्ट, कि सर 4 देशों के साथ में एक्सरसाइज भी होती है। मालाबार तट के ऊपर ही थोरियम पाया जाता है, या मैं कहूं कि एकमात्र मिट्टी जहां पर मोनोजाइट पाई जाती है, और इंडिया में एकमात्र स्टेट जहां पर थोरियम निकलता है। और थोरियम भी कहां से निकलता है? आप कहोगे कि सर मालाबार कोस्ट की मोनोजाइट मिट्टी से निकलता है।
डन। इसके बाद में हमने यहां एक और पढ़ा था, यहां से ये वाला कोष्ट हो जाएगा एक, इसको हम तमिलनाडु का कोरोमंडल। कोरोमंडल के बाद में आप कहोगे कि सर इसके जस्ट ऊपर में एक और पोस्ट आ जाएगा आंध्र प्रदेश का, उत्तरी सरकार दक्षिणी सरकार यहीं आ जाएगा। उसके बाद में उड़ीसा आ जाएगा। उड़ीसा के बाद में हम बात करेंगे कि सर ये उड़ीसा का कौन सा हो जाएगा, उत्कल तट। अच्छा, जनगण मन सबने सुना होगा, और जनगण मन में आता है उत्कल, यस और नो। तो ये उत्कल तट उड़ीसा का, और उसके बाद में लास्ट में कहाँ आ जाएगा उड़ीसा के बाद में पश्चिम बंगाल का आ जाएगा। तो ऐसे जितने भी कोस्टल प्लेन है, मतलब दक्षिण भारत के तटीय मैदान हमें पढ़ना है। डन। अब तटीय मैदान के बाद में अब ये बीच वाला पार्ट कौन सा बच गया। अब बीच वाले पार्ट की बात करेंगे कि सर बीच का जो पार्ट है, यहां से लेता हूं मैं ये पूरा, यहां से ये इतना मध्य भारत बोल सकते हो। मध्य भारत तो बीच वाला हो गया, सेंट्रल इंडिया। इसको आप कहते हो प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत में हमने कोस्टल प्लेन को हटा दिया। इसको क्या बोलेंगे, आप कहोगे कि सर इसको हम, ये जो ब्लैक कलर से आप देख रहे हो, इसको बेटा हम किस नाम से जानते हैं, आप कहोगे कि सर प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं, पेनिनसुलर इंडिया। और इसके बाद में जो हमें पढ़ना है वो क्या हो जाएगा, एक और आपका यहां पर क्या पाए जाते हैं, आप कहोगे कि सर एक यहां पर क्या है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अंडमान और निकोबार। भारत के द्वीप समूह बेटा श्रीलंका तो यहां आएगा, लोकेशन श्रीलंका की एग्जैक्ट यहां आनी है। तो आप कहोगे कि सर ये कौन सा हो जाएगा, आप कहोगे कि सर द्वीप समूह, है ना, ये क्या हो जाएंगे, द्वीप समूह। और द्वीप समूह हम पढ़ चुके हैं, यस और नो। तो ये कितने हो गए टोटल, काउंट कीजिएगा। हम कहेंगे कि सर भारत का, उत्तर भारत का मैदान पढ़ेंगे नंबर 1। उत्तर भारत का मतलब जो कि सबसे भारत के उत्तर में पाया जाता है, भारत की सीमा को डिवाइड करता है, भारत में एक जलवायु डिवाइडर का काम करता है, भारत में ठंडी हवाओं को आने से रोकता है। उत्तर पूर्वी पर्वतमाला को पढ़ेंगे, और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में पूरा का पूरा हिमालय आ जाएगा। और हिमालय की भी बात करेंगे तो एक तो आएगा पूरा हिमालय, और हिमालय के बाद में जो ये वाला है जिसको हम पूर्वी भारत कहते हैं, पूर्वी भारत में इसका अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, हर एक स्टेट में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको, इस वाले पार्ट को हिंदू कुश, और इस वाले पार्ट को सुलेमान के नाम से जानते हैं। ये पूरा पूरा हिमालय को पढ़ना है कुल मिलाकर के। हिमालय के बाद में कुछ माउंटेन हम और भी पढ़ेंगे, है ना। यहां पर जैसे मैं माउंटेन की बात करूं, पर्वत की, तो पर्वत में बेटा क्या मैं यहां पर आपसे ये नहीं पढ़ेंगे क्या, यहां पर कि सर एक, थोड़ा सा इधर आते हैं जी, यहां पर हम ये नहीं पढ़ेंगे क्या कि सर यहां पर हमारा पश्चिमी घाट पाया जाता है पूरा का पूरा। हम कहेंगे कि सर नर्मदा के मुहाने से लेकर के केरल के मालाबार तट तक, यस और नो, यहां पूरा का पूरा पश्चिमी घाट पाया जाता है। उसके बाद में पूर्वी घाट की बात करेंगे, कटाफटा सर गोदावरी नदी कावेरी नदी के द्वारा इसको काट दिया गया है। यहां हम कहेंगे कि सर ये पूर्वी घाट भी है, इस पूर्वी घाट को भी मुझे पढ़ना है, पूर्वी घाट पढ़ेंगे। पूर्वी घाट के अलावा आप कहोगे कि सर इस वाले रीजन में यहां पर एक माउंटेन पाया जाता है विंध्याचल, एक माउंटेन पाया जाता है सतपुड़ा। उसके बाद में आप कहोगे कि सर यहां पर गारो खासी जयंतिया जिस पहाड़ी पर रहती है वो पढ़ना है। उसके बाद में डफला मिरी अबोर मिसमी नागा मिजो मणि, इनको हमें पढ़ना है। उसके बाद में उड़ीसा की बात करेंगे कि सर महेंद्रगिरी पढ़ना है। उसके बाद में हम यहाँ पश्चिमी घाट की बात करें, पूर्वी घाट की बात करेंगे, तमिलनाडु में पूरे के पूरे माउंटेन को अगर मिला दिया जाए तो नीलगिरी, ऊटी, कोडई कनाल, ऊटक मंडल, ये सारे के सारे आपको कहाँ पढ़ना है, यहाँ पर पढ़ना। समझ में आया थोड़ा बहुत, एक ऊपर से लगभग लगभग थोड़ा बहुत एक इमेजिनेशन हुआ होगा कि भैया हमको कितना क्या पढ़ना है। इतनी सारी चीजें हमको क्या करना है, पढ़ना है। ये किस में पढ़ेंगे, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया।
जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में हमने पढ़ा कि भारत में कौन सा राज्य कहां है, कौन सा स्टेट किसको टच करता है, यहां हमें पढ़ना है कि कौन सी बाउंड्री किसको अलग करती है, कहां पर कौन टच कर रहा है और उसका क्लाइमेट के हिसाब से क्या उसका अंतर होगा। अगर समुद्र लगा हुआ है तो समुद्र का क्या फायदा होगा, अगर हिमालय ऊपर है तो हिमालय का क्या फायदा होगा, ये सारी चीजें हमको पढ़ना है। डन, चलिए लिखा जाए कुछ थोड़ा थोड़ा। कश्मीर बेटा पूरा का पूरा हिमालय में आता है, ये यहां से जो मैंने बात की, यहां से ये पूरा का पूरा आप इसको ले सकते हो, क्योंकि ग्रीन बेटा पंजाब ये हो गया और सिंध वाला रीजन ये हो गया, यहां से ये पूरा का पूरा जो रीजन आएगा ये सिंध वाला रीजन है, ये पूरा का पूरा यहां से, हाँ ये पूरा रीजन आता है और यहां तक हिमालय पूरा यहां तक है, ये पूरा हिमालय है ना। चलिए आगे बात करें, नेक्स्ट यहां देखिएगा, यहां आप समझ में आ रहा होगा, देखते जाइएगा हिमालयन रेंज, ये जो ऊपर वाला कलर है ये पूरा का पूरा आप कह सकते हो कि सर ये कौन सा रीजन हो गया, हिमालय। बीच में आपको नेपाल दिखा दे रहा है, अब ये नेपाल में भी हिमालय है बट ये हमारे क्षेत्र में नहीं आता, हमारे अधिकार में नहीं आता, इसीलिए कलर कौन सा है, दूसरा है। आप कह सकते हो कि सर यहां पर अगर मैं बात करूं, अच्छा भाई ये वाला रीजन, यहां पे एक नंबर ये नहीं पूरा हिमालय, हिमालय के बाद में ग्रेट प्लेन आप देख रहे होंगे बेटा, उत्तर भारत का विशाल मैदान, यहां से लेकर के ये यहां से ये पूरा का पूरा कहां तक, मैंने बोला असम का भी बताया आपको कि असम ये वाला पूरा का पूरा रीजन जो आता है उत्तर भारत का विशाल मैदान कहलाता है, जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां है वो सब मिलाकर के इसको बनाती है। उसके बाद में थार का डेजर्ट, इसको हमें पढ़ना है। उसके बाद में पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन, या मैं कहूंगी प्रायद्वीपीय भारत, या प्रायद्वीपी का भारत का आप कहोगे कि सर ये एक पूरी तरीके से पठार है, प्लेट्यू है। उसके बाद में जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हो इधर वाला, ये कोस्टल प्लेन है जो कि समुद्र के द्वारा किनारे पर बार बार रेत ला करके क्या बना दिया गया, एक मैदान बना दिया गया, इसको हमें पढ़ना है। इसके अलावा फिर यहां पर आप देख रहे होंगे कि सर ये वाला जो रीजन है इसको हम बेटा आइसलैंड बोलते हैं, कुछ यहां पर और कुछ यहां पर, ये भारत के द्वीप समूह हो गए। इतना क्षेत्र हमको पढ़ना है और इतना हमने याद कर लिया। और इसके अलावा यहां पर जो हमारा रीजन आ जाएगा पूर्वी पठार, सॉरी पूर्वी पश्चिमी घाट, और ये हो जाएगा पूर्वी घाट। इतना हमने पढ़ लिया कि हमारा 90% ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर छोटे जो मिनरल्स वगैरह है वो पढ़ते रहेंगे, बाकी ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहीं से आने। देन तो अब यहां पर लिख लिया जाए कुछ, इसको लिखते जाइएगा। पहला जो हम पढ़ेंगे यहां पर हिमालयन पढ़ेंगे, लिखते जाइएगा। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में फर्स्ट हिमालयन माउंटेन रेंज, हिमालयन माउंटेन्स, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं हिमालयन माउंटेन को नॉर्थ माउंटेन एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन, उत्तर एंड उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन, उत्तर या उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, पहला। अच्छा ये उत्तर में ही है भारत के, देख भी सकते हो आप कि सर ये उत्तर में और ये कहां है, उत्तर पूर्व में। दूसरा नॉर्थन प्लेन्स, ये जो जितना आप ग्रीन कलर का देख रहे हो उत्तरी मैदान, मतलब उत्तरी मैदान के सामने आप लाइन में लिख भी सकते हो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, क्या बोल दोगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। डन। तीसरा हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार की, तीसरा कौन सा हो जाएगा, हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी, प्रायद्वीपीय पठार की।
हो गया। नेक्स्ट हम अगला पढ़ेंगे इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल। कौन सा होगा? भारतीय मरुस्थल। अगर आपसे पूछे कि भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार। और थार का मरुस्थल कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? कौन से में हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। बहुत बढ़िया, है ना? राजस्थान। और वो थार गाड़ी को बनाने वाली, जो डिजाइन करने वाली महिला है, वो लेडीज है ना, जिन्हें डिजाइन किया है। और वो देखो आज इतनी ज्यादा फेमस हो गई थार, है ना। फोर्थ क्या? हाँ, राजस्थान में तो ऊंट ज्यादा ही है। रेगिस्तान का जहाज किसको कहते हैं? ऊंट को। हाँ, सिप, है ना। राजस्थान का जहाज कौन कहलाएगा? ऊंट। उसके बाद में आप कहते, अच्छा, ऊंट के मुंह में जीरा, तो आपने कहावत सुनी होगी, कहावत सुनी होगी, बहुत कम, अत्यल्प, है ना। मैंने बोला कि यहाँ पर 50 लोग बैठे हुए हैं और मैं 10 समोसे मंगाऊं, है ना। अरे सर वो तो फिर भी ठीक है। हाँ, एक मिठाई के पीछे बोलो 50 लोग बांट, हाँ बांट लो। ये होता है ऊंट के मुंह में जीरा। डन। लिख लिया। अगला द्वीप समूह, छठवा कौन सा होगा? द्वीप समूह। अब इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे, है ना। लगभग लगभग हिमालय में जो हमारी क्लासेस जाएगी वो 10 के आसपास, 10 से 12 हो सकती है मे बी। उत्तर भारत के मैदान में लगभग लगभग जो क्लासेस लगेगी हमें वो 7 से 8 क्लासेस। प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ने में जो क्लासेस लगेगी मे बी मिनिमम 12 मिनिमम। भारतीय मरुस्थल को पढ़ने के लिए मिनिमम जो क्लास हमें चाहिए रहेगी 3 से 4 की, 4 क्लास में खत्म हो जाए। तटीय मैदान को पढ़ने के लिए 2 से 3 क्लासेस। और द्वीप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और द्वीप में भी लगभग लगभग हमने 4 से 5 क्लासेस ली है ना। तो इतना हमें पढ़ना है। अब यहां हम हेडिंग डालते हैं क्या वापस से, ये कौन सा हो जाएगा? हम कहेंगे कि सर हिमालयन रेंज है। पहले जो हम पढ़ेंगे कि सर ये पूरा का पूरा रीजन, मैंने बोला कि भाई ये पूरा 100% है। कितना है? ये पूरा 100%। अब इसमें आप बता सकते हो कि सर माउंटेन कितने परसेंट रेंज पर पाया जा रहा है? बता सकते हो क्या? मैंने आपसे बोला कि ये पूरा का पूरा कितने परसेंट? 100% हमारा इंडिया है। ये पूरा आप देख रहे होंगे कि सर 100% इंडिया हो गया। इस 100% में और बताइए 5 से 6 और, अच्छा यहां देखते हैं। हमें माउंटेन जो दिखाई देता है वो यहां दिखाई देगा इस वाले रीजन में, और यहां से यहां दिखाई देगा, है ना। उसके अलावा माउंटेन की एक रेंज यहां दिखाई देगी, माउंटेन की एक रेंज यहां पर दिखाई देगी, ये वाली। माउंटेन कुछ यहां पर दिखाई देगा, माउंटेन कुछ यहां, कुछ यहां, कुछ यहां दिखाई देगा, कुछ थोड़ा बहुत छोटा मोटा इधर दिखाई देगा। तो बेटा इतने एरिया पे है। अब इतने एरिया पे मतलब आप कह सकते हो कि सर ये जितना भी माउंटेन है ये सिर्फ और सिर्फ पूरे भारत के एरिया के 10% के आसपास है। कितने? 10%। अब थोड़ा सा मैदान की बात करें, मैदान देखिएगा, मैदान प्लेन कितने परसेंट पे हो सकता है मैदान? बेटा 50% का मतलब होता है कि आपने ये कलर लिया, ये यहां से पूरा पूरा आधा भाग, ये आधे भाग में अगर मैं इसको पास पास लेकर के आऊं, है ना, तो ये 50% हो पाएगा क्या? अच्छा 5-6%। हम 10% जब हिमालय को ले रहे हैं, हाँ, यहां से इतना ले लिया, इधर ले लिया, तो बेटा यहां से ये एक तो इतना है, पूरा का पूरा सेंट्रल इंडिया कह सकते हो। ये वाला पूरा रीजन यहां से इतना ही है, असम वाला भी क्षेत्र आ गया।
उसके बाद में यहां से बेटा ये वाला भी तो मैदानी भाग है, यहां से इतना ये भी तो भाग है, कितना हो जाएगा लगभग लगभग 18% के आसपास। सॉरी मैदान बेटा ज्यादा है 43%। हाँ बेटा 50% सही आ रहे थे आप, हाँ सही है ना। कितना हो जाएगा 43% के आसपास मैदान है पूरे इंडिया में। डन। इसके अलावा जो बच गया वो पठार है, प्लेट्यू 18%, हिल्स 18%। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें याद रखना है, थोड़ा सा पहले लिखेंगे कि सर यहां पर 10% के आसपास 10.7% में क्या पाए जाते हैं, मीटर से ऊंचे माउंटेन होते हैं। अब यहां माउंटेन की परिभाषा क्या होगी, है ना। माउंटेन मैंने पढ़ा दिया था क्या, बहुत सही। माउंटेन की अगर बात करेंगे तो माउंटेन के बारे में आप कहोगे कि सर माउंटेन, आप कह सकते हो कि सर एक तो माउंटेन जो होगा, हाँ अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट करेंगे तो हमारे पास माउंटेन ही नहीं बचेंगे, है ना। अच्छा इसको मैं माउंटेन बोल सकता हूं क्या, इसको और भी ऊंचा कर देते हैं भाई थोड़ा सा। अभी हम पढ़ेंगे माउंटेन को अलग से, बस थोड़ा सा यहां पर हमने कहा कि माउंटेन की जो, अच्छा माउंटेन की खासियत क्या होगी पर्वत की, आप कहोगे कि सर नीचे से इसका जो बेस होगा वो चौड़ा होगा, है ना। और धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती जाएगी ये नैरो होता जाएगा, इसकी हाइट क्या होगी, इसकी चौड़ाई क्या होगी, कम होगी, और इसका जो बेस होगा वो ज्यादा चौड़ा होगा। मैं ये बोल सकता हूं कि अगर कोई माउंटेन 2100 मीटर से ऊंचा है उसको आप क्या बोलोगे। अच्छा कुछ चीजें आपने देखी होगी कि सर 2100 मीटर से ऊंचा है, जैसे अभी बात कर ले हम अरावली की। अब यहाँ तो वो डेफिनेशन ही गलत हो जाती है क्योंकि 90 मीटर में भी हम अरावली माउंटेन को काउंट करते हैं, क्योंकि लगभग लगभग 60% अरावली का जो पार्ट है वो 90% से भी क्या है, 90 मीटर से भी कम है। मतलब इस हिसाब से तो जो अरावली माउंटेन है उसको पूरा का पूरा जमीन मैदान का पार्ट मान के अडानी अंबानी को दे देना चाहिए, वो वहां से जो मिनरल्स है वो निकालते रहेंगे। और फिर जैसे जैसे यहां पर ये वाला अगर खत्म हो गया, यही है आपका अरावली माउंटेन, ये अगर मान लो यहां से इतना काट दिया इसको, अब यहां से अभी भी जैसे यहां पर माउंटेन की कम हाइट जहां पर कम है, यहां मान लो कम है, तो यहां आप जानते हो कि यहां के पास में हमारा बुंदेलखंड वाला रीजन आता है, और बुंदेलखंड वाला रीजन आता है तो बेटा ये रेगिस्तान, यहां से भिंड मुरैना रेगिस्तान वाला एरिया, जो एरिया है वो बंजर होता जा रहा है, वो रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है। और ये पूरा का पूरा अगर हटा दिया गया, पूरा हटा दिया, तो यहां से ये जो थार का डेजर्ट है ये कहां तक आ जाएगा, यहां से ये यहां तक, मतलब कि मैं बात करूं कि आधा पूरा उत्तर भारत या और हमारा मध्य प्रदेश का आधा एरिया रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगा। और धीरे धीरे यहां पर जो अभी हरी भरी जगह हमें देखने के लिए मिल रही है, जहां पर हमें गेहूं देखने के लिए मिल रहा है, अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, रेत, मिट्टी और बंजर भूमि, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। डन। तो यहां पर माउंटेन, ये सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग अभी तो इस पे रोक लगा दी गई है, जब थार को पढ़ेंगे तो और बात करेंगे इस पे। 2100 मीटर से नीचे, 2100 मीटर से नीचे मैंने कहा कि ये वाला ले लिया मैंने, और यहां से ये जो माउंटेन था मैंने बोला कि ये कुछ ऐसा है, कैसा है, ये ऐसा है, इसकी हाइट 2100 मीटर से कम है, और 2100 मीटर से कम है परंतु ऊंचाई 2100 मीटर से कम, और ऊपर से कैसा है, फ्लैट है, ऊपर ऊंचाई पर क्या है, एकदम चौड़ा। इसको आप क्या बोलोगे, प्लेट्यू, या इसको बोलते हैं बेटा पठार, क्या बोलेंगे, पठार। और ये कहां से लेकर कहां तक, आप कहोगे कि सर 300 से लेकर के कितने मीटर से, 300 मीटर से लेकर के कितने मीटर तक,
300 से लेकर के आप कहोगे कि सर 2100 मीटर तक अगर कोई पठार है या कोई ऊंचा है और ऊपर से फ्लैट है, उसको मैं क्या बोलूंगा? पठार। और जो बच गया वो क्या हो जाएगा? आपका मैदान हो जाएगा। तो यहां दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि सर ये 18% पर क्या है? हिल्स है। आप कहोगे कि सर मैदान है, सॉरी हिल्स। ये लिख लीजिएगा बेटा, हिल्स मतलब समझते हो? हिल्स की बात करेंगे तो एक तो होता है माउंटेन, पहली चीज। माउंटेन मतलब बहुत ऊंचा, 2100 मीटर से ऊंचा। अब माउंटेन के बाद में होता है हिल्स, जिसको हम हमारे खेत वगैरह में बोल देते हैं हिल्स, पहाड़ जिसको आप कह सकते हो। और ये 300 से लेकर 2100 मीटर तक क्या पाए जाएंगे? छोटे मोटे पहाड़ कह सकते हो आप। ये लगभग 18% भाग पे। इसके अलावा प्लेट्यू हो जाएंगे 27% भाग पर। और 27% भाग पर मतलब इसमें पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भारत का पठार, मालवा का पठार, उसके बाद में रायसीना का पठार, ऐसे बहुत सारे प्लेट्यू है जो कि भारत के टोटल मिलाकर के 27% क्षेत्र पर क्या पाया जाता है? पठार पाया जाता है। फोर्थ लिखेंगे प्लेन्स। और पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आप कहोगे कि सर प्लेन पाया जाता है। प्लेन भी कितना? आप कहोगे कि सर 43% भाग पर प्लेन पाया जाता है। यहां पर प्लेन पर स्टार लगाइएगा, यहां पर एक, हाँ बेटा हिल्स पहाड़ होता है, पर्वत का छोटा रूप पहाड़ कहलाता है। अच्छा कुछ कुछ जगह माउंटेन और हिल्स, मैं अगर यहां पर्वत लिखूं है ना, और यहां पहाड़ लिखूं, अच्छा इसको अगर देखेंगे तो सर एक ही तो होता है। बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक ही तो होते हैं ये, बट माउंटेन थोड़ा ऊंचा होता है, बड़ा होता है। पहाड़ थोड़ा पर्वत का ही छोटा रूप होता है। होता पहाड़ के जैसा, पर्वत के जैसा ही है, परंतु ये एरिया में, ऊंचाई में थोड़ा कम होता है। डन। यहां पर ये आपको विशेष में याद रखना है कि सर प्लेन कितने परसेंट भाग पर है, कितने परसेंट भाग पर हो जाएगा? आप कहोगे कि सर 43। अच्छा ये याद करने में कितना समय लगेगा? हो जाएगा। चलो एक बार देख लेते हैं। ये याद करना है, ये पूछा जाता है ना। यहां हम बात करें बेटा कितने परसेंट भाग पर, यहां देखिएगा हमने कहा माउंटेन, माउंटेन कितने परसेंट पे है? 10.7%। कितने मीटर होना चाहिए? 2100 मीटर से ऊंचा होना चाहिए। दूसरा हमने क्या पढ़ा? हिल्स। हिल्स की बात करेंगे कितने? 18.6% पर क्या है? हिल्स। और ये आप कहोगे कि सर 300 मीटर से लेकर के कहां तक? 2135 मीटर कह सकते हो, 2100 याद रखिएगा। उसके बाद में प्लेट्यू, प्लेट्यू कितने? 27%, 27.7 ले सकते हो या 27% याद रखिएगा, इतना। और ये कितने टोटल प्लेट्यू, और इसकी हाइट नीचे आ जाएगी। उसके बाद में प्लेट्यू के बाद में क्या आता है? मैदान, प्लेन। और प्लेन की बात करेंगे तो प्लेन बेटा कितना हो जाएगा? प्लेन की बात करेंगे सबसे ज्यादा 43%। मतलब आप कहोगे कि सर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा एरिया किसमें बांटा गया है? आप कहोगे कि सर पहले नंबर पे प्लेन में बांटा गया। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया या भारत के भौगोलिक विभाजन की दृष्टि से दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा एरिया किस में बांटा गया है? आप कहोगे कि सर 27% प्लेट्यू में बांटा गया है। दो याद हो जाएंगे। अच्छा सबसे कम क्या है? माउंटेन। डन। ये थोड़ा याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट आगे देखते हैं 43, आगे बात। नेक्स्ट नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट रेंजेस, ये हमने बात की उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्वी, उत्तर एंड उत्तर पूर्वी पर्वतमाला की। ये दूसरा ग्रेट प्लेन। तीसरे की बात करेंगे इंडियन डेजर्ट, ये भी हमने आपको लिखा दिया। चौथा बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू, दक्षिण भारत। उसके बाद में कोस्टल प्लेन। और उसके बाद में 6 नंबर पे कौन सा है? आइसलैंड ऑफ इंडिया। ये टोटल मिलाकर के हमें पढ़ना है। यहां बात करें अब ये दिखता कैसा है, रेंज कहां कहां क्या हो, तो हमने यहाँ ये पूरा का पूरा इंडिया आपको दिखाई देगा। इसको अगर आपने, हाँ बेटा, बेटा अभी दिखेगा, थोड़ा सा बस वेट कीजिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा यहाँ कुछ कुछ चीजें अब आपको एकदम बारीकी से समझ में आ रही होगी, है ना। आप कहोगे कि सर इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, है ना, ऐसा,
इससे ज्यादा ये भी नहीं हो पाएगा, इतना ही है ना, बस फाइनल है। यहां पर ये जो ऊपर में रेड कलर में आप देख रहे हो, हिमालय। अभी तो हमने आपको सिर्फ एक लाइन बताई थी कि सर यहां पर हिमालय पाया जाता है। अब हिमालय को भी आप देख रहे होंगे कि हिमालय भी अलग अलग कटे हुए भाग में है। मतलब कुछ ऊपर एक पाया जाता है हिमालय के ऊपर, दूसरा फिर आपको एक यहां पर रेंज देखने के लिए मिल रही, यहां पर एक ये वाला। अच्छा, ये वाला पार्ट इंडिया में है क्या? और ये वाला क्या होगा? ये बेटा जस्ट कश्मीर या जम्मू कश्मीर के जस्ट ऊपर की बात कर रहा हूं। ये दो पर्वतों के मिलने से बना हुआ एक पठार है, और ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है। नाम आप लोग बताइए, विश्व का सबसे बड़ा पठार। बेटा पठार, गोबी तो मरुस्थल है ना, गोबी मरुस्थल है। ये है बेटा पामीर का पठार, विश्व की छत बोलते हैं, है ना। और ये विश्व की छत ही इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे इंडिया की भी छत है। बेटा कहाँ है? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के ऊपर। और आप कहोगे कि सर कुनलुन और पामीर का पठार, ये कुनलुन पर्वत और हिंदुकुश पर्वत के मिलने से बनता है, एक पर्वतीय घाट है, इसीलिए इसको बोलते हैं। इसके नीचे आप कहोगे कि सर हिमालय का भी अलग अलग पार्ट है, एक ये वाला, इस वाले पार्ट को बोलते बेटा आपका ट्रांस हिमालय। कौन सा? और ट्रांस हिमालय के भी अलग अलग पार्ट है। अब ट्रांस हिमालय पूरा का पूरा, ट्रांस में एक, दूसरा और ये तीसरा, तीन श्रेणी पाई जाती है ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय में कितनी? तीन, काराकोरम, लद्दाख और दूसरा जास्कर। ये तीन होने के बाद में नीचे फिर एक आपका माउंटेन और आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं यहां पर, यहां से इसको बोलते हैं बेटा ट्रांस के बाद में ग्रेट हिमालय। अच्छा, ग्रेट हिमालय को देख रहे होंगे, कहीं भी कटा फटा नहीं है, पूरा का पूरा एक जैसा है और बहुत ऊंचा है ना। और यहां से लेकर के यहां तक। डन। ग्रेट के बाद में कौन सा आता है? लेजर बेटा, लघु हिमालय। और लघु हिमालय कटा फटा है। और उसके बाद में नीचे कौन सा आ जाएगा? शिवालिक हिमालय आता है। और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? हिमालय। डन। और ये वाली जो पार्ट है, ये इसको बोलते हैं पूर्वी भारत की पर्वतमाला। यहां पर अलग अलग, जैसे जो जो राज्य है, राज्य के नाम पर ही उनका नाम रख दिया गया। इसको पूरा का पूरा हमें हिमालय में पढ़ना है। चाहे आप अरुणाचल प्रदेश की बात करो, नागालैंड की, मणिपुर की, मिजोरम की, इन सब में अपने नाम के ऊपर ही यहाँ पर पर्वत है, हिमालय का नाम है। और ये हिमालय ही जैसे ही नीचे आया, इसका नाम क्या हो गया म्यांमार में? अराकान योमा हो गया। उसके बाद में दूसरा, आप नॉर्थन प्लेन की बात कर रहे होंगे, यहां पर आपको बहुत सारी रिवर दिखाई दे रही है। अब रिवर में जब हम आपको रिवर पढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ रिवर आप लोगों को याद हो जाएगी। डन। और पहले से भी आप लोगों को कुछ रिवर याद होगी। कितनी रिवर याद है आप लोगों को? मध्य प्रदेश के तो लगभग सारे रिवर याद है, और बाकी जो गंगा है और यमुना हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, लूनी नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, गोदावरी नदी हो गई। अब जितना जितनी रिवर हमने, है ना। अच्छा, आप कभी शादी में गए हो? शादी में मंगला अष्टक सुना होगा आपने। शादी में जो 12 मंत्र होते हैं, शादी में पंडित जी जो मंत्र बोलते हैं वर वधु को, है ना, उसमें बहुत सारी नदियों के नाम लिए जाते हैं, है ना। कावेरी, गंगा, गोदावरी, है। हाँ, उस समय भी लेते हैं। बाकी शादी वगैरह में जब मंगलाष्टक होता है, या मैं कहूँ कि जब शादी लगाई जाती है, तो पंडित जी के द्वारा बहुत सारी नदियों के नाम लिए जाते हैं, है ना। हाँ, वहां पर भारत का भी नाम लिया जाता है, आर्यावर्ते, भारतवर्षे, ये भी आपने सुना होगा, है ना। तो भारतवर्षे, वो सारी चीजें, वहां पर तिथियों के भी नाम लिए जाते हैं कि भाई ये वाली तिथि चल रही है और ये समय में इन दोनों पक्ष का विवाह करवाया जा रहा है, ऐसा ऐसा, है ना। हाँ बिल्कुल। तो यहां पर रिवर्स को हमें पढ़ना है। और रिवर की बात करेंगे तो ये बीच वाला रीजन आप कहोगे कि सर यहां से लेकर के यहां पर जितनी जगह आपको रिवर मिल जाएगी, है ना, यहां से ये, यहां से गंगा, और ये इतना, बेटा ज्यादा ही होगी।
छोटी मोटी घर गली गली कूचे के पीछे वाले निकाल दो तो कुछ नाले बाकी मैक्सिमम जो रिवर पढ़ना है हमें 30 से 40 के आसपास पढ़ना है मैक्सिमम। बाकी होंगी 2-3 हाँ इसको बनाना है आपको, इसको बनाइएगा। ऊपर वाला पार्ट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 बनाइएगा, बनाते जाइए इसको। अच्छा ये याद हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा। हो जाएगा। इस वाले का पूरा बुक निकालो, प्रिंट हाँ। निकलवा दीजिए। बेटा मैं पीडीएफ डाल दूंगा, डोंट वरी। क्लास 11 का बुक है ये वाली हाँ एनसीईआरटी, ये गूगल पे आप मैप में भी सर्च करोगे आ जाएगा। बट कुछ जगह जैसे आप डाउनलोड करते हैं गूगल पे भी जा करके तो वहां पे परचेस करने के लिए बोलता है, एग्जैक्ट बहुत ज्यादा सही आता नहीं है। हाँ यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, 1 नंबर पे हिमालय इधर में, दूसरे नंबर पे ये प्लेन, तीसरे नंबर पे आपका डेक्कन प्लेटू या मैं कहूँ कि पूरा दक्षिण भारत का पठार, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट। हाँ ठीक। बना लिया। बनाने के बाद में सबका नाम लिखेंगे, कौन सा कहां पर है। इसको क्या बोलेंगे? 1 नंबर को उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वत माला। उसके बाद में इसको क्या बोलेंगे? उत्तर भारत का मैदान। ये क्या हो जाएगा? मरुस्थल। इसके बाद ये हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत, और उसके बाद में एक आ जाएगा ये वाला तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन। अब यहां पर एक और ये आ जाएगा द्वीप। अच्छा द्वीप समूह सबको याद हो गए होंगे, हमने द्वीप समूह पहले ही निपटा दिए है ना। हाँ अब यहां पर हमने आपको बताया कि उत्तर भारत में पर्वत कितने % है, याद हो जाएगा। मैदान की बात करेंगे दोनों मिलाकर के 43% पे है। प्लेट्यू की बात करेंगे बेटा 27.7%, 18.6% पहाड़ हो जाएंगे। ये इतना थोड़ा सा आप लोगों को भी याद रखना है। बना लिया, ये परसेंटेज भी लिख लीजिएगा तीनों। क्या बेटा?
हाँ ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, धीरे धीरे अभी मैप बनाओगे तो बनते चला जाएगा, है ना। इतने दिन से बनाते हो गए पूरा अच्छे से बन ही नहीं पाता और है। ऐसी कोई क्लास नहीं होगी जिसमें मैंने मैप नहीं बनाया होगा, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, डन। डन हो गया। अब हाँ, इसको थोड़ा कंप्लीट कीजिए, थोड़ा फास्ट, फिर आगे बढ़े हम। ये जो आप सेब देख रहे हो, है ना, ये क्या कोई व्यक्ति आया उसने ऐसा बना दिया कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई समुद्र के साइड में है, मुझे लगा कि प्लेन बनाना चाहिए समुद्र के साइड में, मैंने समुद्र के साइड में प्लेन बना दिया। मुझे लगा भारत के उत्तर में इधर से साइबेरिया से चलने वाली, या मैं कहूं कि यूरोप मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाएं आ रही थी, पछुआ पहुने जिसको आप जानते हो, साइबेरियन हवाओं के जिस नाम से जिसको जानते हो, ये आ रही थी। मैंने कहा कि ये हवाएं भारत में नहीं आनी चाहिए, है ना, और इधर से जो हवाएं आ रही है ये कहाँ, इनमें डिवाइडर हिमालय के द्वारा रोक दी जाए, इसके लिए मैंने यहां पर हो सकता है हिमालय खड़ा कर दिया हो, ऐसा कुछ। ये बने कैसे, ये प्लेन प्रायद्वीपीय भारत, बेटा प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना भूमि का ही हिस्सा है, हाँ ठीक, ओके ठीक है, ये लिख लिया सबने, आगे देखते। हाँ, ये अर्थ है हमारी, कैसा नो। अब ये अर्थ है, तो आप जानते हो भाई कि इसके ऊपर बहुत सारी प्लेटें, है ना, पूरी अर्थ। पहले मैं कहूं कि ये पूरी की पूरी पृथ्वी एक प्लेट हुआ करती थी जिसका नाम क्या था, पेंजिया। और ये जितना आप ग्रीन एरिया देख रहे हो, है ना, मैं इसको अगर थोड़ा सा एक और पार्ट यहां बनाऊं, छोटा सा, जहां आप कहोगे कि सर ये पार्ट हो गया, ये पूरी की पूरी क्या है, पेंजिया, एक ले लिया, और इसके साइड में एक और दूसरा एरिया लिया मैंने, और इसके साइड में आप कहोगे कि सर ये दूसरा एरिया हो गया, और इसको मैंने बोला पेंथलासा। क्या बोला बेटा, ये सबसे बड़ी महासागर, इसमें आप कहोगे कि सर इसमें क्या है, पूरा वाटर भरा हुआ है ना, और इसको क्या बोला, पेंजिया। ये एक डिस्क, एक शक्ति कह सकते हो आप। अब हुआ ये कि ये जो पेंजिया है इसमें कुछ बल लगा, कुछ फोर्स लगा, कभी ज्वालामुखी निकला, कभी कुछ उच्चावच, या मैं कहूं कि रिलीफ की वजह से, प्रेशर की वजह से ये क्या हो गई, सबसे पहले दो भागों में टूट गई। कितने भागों में, एक को बोला लौरेशिया और एक को बोला गोंडवाना। डन, हाँ गोंडवाना और अंगारा बोल सकते हो, ये गोंडवाना और लौरेशिया इसके पहले वाला नाम हो जाएगा। तो गोंडवाना, या इसको आप बोल सकते हो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। डन। अब ये जैसे ही टूटी, टूटने के बाद में गोंडवाना में अलग अलग महाद्वीप बने, जैसे दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ऐसे बने। और जो ऊपर वाली अंगारा लैंड है, आप कहोगे कि सर एशिया, उत्तर अमेरिका और यूरोप, ये किनसे बने, और अंटार्कटिका, ये किनसे बने, आप कहोगे कि सर ऊपर वाली भूमि से। अब ये अंगारा लैंड से ये बनने के बाद में, इसी में आप कहोगे कि सर ये अलग अलग 7 महाद्वीप बन गए। अब 7 महाद्वीप बनने के बाद में यहां पर कुछ तो इसमें परिवर्तन हुआ होगा, कुछ तो प्रेशर लगा होगा, यहां से अफ्रीका से टूट करके ये महाद्वीप ऊपर आया होगा हमारा, अफ्रीका से टूट करके ही भारत ऊपर आया, ऊपर जाकर के कहां टकराया, यूरोप महाद्वीप या एशिया यूरेशिया को टकराया, और यूरेशिया को टकराने के बाद ही सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना। अब ट्रांस हिमालय बना तो बेटा ये कुछ छोटे से समय में तो बना नहीं होगा,
छोटा समय में बना नहीं होगा। इसको जो समय लगा वो बहुत लंबा समय लगा, और उस लंबे समय के चलते धीरे 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 आप कहोगे कि सर माउंटेन बने, माउंटेन के साथ में आप कहोगे कि सर प्लेन बने, प्लेन के साथ में डेजर्ट बना, और ये बहुत एक लंबी जर्नी कह सकते हो आप इंडिया की, जो कि इस पूरे के पूरे भूभाग पर ये अलग अलग आप देखते हो। ये माउंटेन भी जो बने हैं, कहीं पर आप कह सकते हो कि सर प्लेटों के टकराने की वजह से मैं बोल सकता हूं कि माउंटेन बना। एक ये वाली प्लेट इधर से टकराई होगी, इधर ये वाली प्लेट पे जाकर के, और मान लो ये प्लेट इधर से जा रही है, ये सानू हम कहेंगे कि भाई ये वाली प्लेट है, ये एक प्लेट ये पहले से यहां पर है, और ये वाली प्लेट इधर से जाकर के टकरा रही है, ये वाली यहां से। तो बेटा ये वाली प्लेट को जैसे टकराएगी ये ऊपर उठा देगी क्या थोड़ा सा। आटा सब लोगों ने मला है रोटी बनाने के लिए, सब लोगों ने, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने रोटियां नहीं बनाई। आटा गूंथने के बाद में जब आटा को आप फोर्सफुली किसी भी एक डायरेक्शन से उस पर फोर्स लगाते हो, है ना, है ना, फोर्सफुली अगर किधर भी, या मैं कहूं अभी मैं रोटी की बात नहीं कर रहा, मैं आटा गूंथे हुए आटे की बात कर रहा हूं, उस पे किसी भी डायरेक्शन में आप किसी में उंगली आप डाल करके देखिएगा, फोर्स लगाइएगा, वो जहां, जैसे मान लो ये हमारा आटा पूरा गुथा हुआ है ना, इस पे लेते हैं, ये वाला हमारा आटा गुथा हुआ है, ऐसे ही बनाते हैं भाई, ऐसा हम रख देते हैं थोड़ा सा, है ना, साइड में, है ना, हाँ थोड़ा लंबा ऐसा रहता है ना, ये ऐसा क्योंकि सेप ही जो होता है बाउल का, हम कहेंगे जहाँ कोपर होता है ना उसमें ऐसा ही रखते हैं। अब इसमें आपने क्या किया भाई, एक साइड से इसको फोर्स कर दिया, इधर से यहां फोर्स किया, ये बेटा फोर्स करोगे ये यहां से तो अंदर धस जाएगा, धसेगा, परंतु ये इस साइड वाला जो कॉर्नर है ये यहां से क्या करेगा, धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगा, है। तो सेम ऐसा ही क्या होता है, माउंटेन जब बनता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के साथ में जब टकराती है तो क्या करती है, जहां टकरा रही होती है वहां से अंदर धस जाती है, और उसका जो दूसरा पार्ट है वो कहां उठ जाता है, ऊपर की ओर उठ जाता है। डन। एक तो माउंटेन ऐसे बनते हैं। दूसरा मैंने कहा कि भाई ये हमारी पृथ्वी पूरी की पूरी, है ना, ये पूरी पृथ्वी, पहले ही पूरा था, अभी नहीं होता माउंटेन वगैरह, ये सब पहले के बने हुए हैं, ये माउंट आबू तो कुछ ऐसा हाँ सर, ये पहले ही सब कुछ होता था और अपन पहले ही सब कुछ हो रहा था, अभी क्यों नहीं होता। अभी आपने देखा कि इंडिया में ज्वालामुखी फट रहे हो कहीं, नहीं आप जब से देख रहे होंगे तब से तो आपने भी नहीं देखा कि ज्वालामुखी उद्गार हो रहा हो। बहुत सारी जनरेशन आप कह सकते हो कि हमारे जैसी लगभग लगभग 100 जनरेशन आप कह सकते हो, सर ऐसे तो अभी न्यूज़ में कुछ टाइम पहले एक आया था कि जो अपना क्या है, अफ्रीका का भी कुछ टुकड़ा टूट रहा है, वो धीरे धीरे उसमें गैप हो रहा है, गैप हो रहा है अफ्रीका का। ये मुंबई वाला पार्ट यहाँ से आके टकराने के चांसेस है, कुछ काफी काफी समय लगेगा, है ना। जैसे हिमालय की हम बात करते हैं कि हिमालय की हाइट वर्तमान में बढ़ रही है, अब वो हिमालय की जो हाइट बढ़ रही है, अब हम तो पढ़ते आते हैं भाई, हिमालय की हाइट 8,848.6, है ना, इतनी। अब हम इसको धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, हम तो अब इसको जब से देख रहे हैं ये 6 ही है, ये बढ़ ही नहीं रहे, कभी 7 हो जाना चाहिए। अब वो बढ़ भी रहा है तो पॉइंट में 001 पॉइंट में बढ़ रहा है, अब वो 001 बढ़ेगा, 002 बढ़ेगा, वैसे धीरे धीरे 4 और बढ़ेगा, 4 mm, तब जाकर के 1 होगा और ये 49 होगा, है ना। तो अभी हिमालय की हाइट बढ़ रही है, पर हम ये नहीं कह सकते कि आने वाले 10 सालों में हिमालय पूरा पूरा 49 का हो जाए। हिमालय को पूरा पूरा 49 होने में लगभग लगभग 100 साल से भी ज्यादा लगेगा। सिर्फ वो 0.1 0.2, वो भी 0.1, इतनी हाइट बढ़ रही है, करोड़ों साल लगते हैं। अब हम सोचे कि हिमालय में 49 हो जाए, वो होने में काफी लंबा समय लगेगा। डन। पूरा एक ही बार में पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी, है ना। यहां अगर बात करें तो यहां देखिएगा, अच्छा ये जो जितना भी निर्माण हो रहा होता है ना, चाहे मैदान की बात करें, प्लेटों की बात करें, पठार की बात करें और माउंटेन की बात करें, ये होता है एक तो उच्चावच के आधार पर, रिलीफ के आधार पर, या तो पृथ्वी नीचे धस गई हो
या तो पृथ्वी ऊपर उठ गई हो, पहला। दूसरा, दो प्लेटों के टकराने के आधार पर, जैसे हैरी हेंस की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, जैसे हिमालय के निर्माण की उन्होंने थ्योरी दी, हैरी हेंस 1969 की थ्योरी, आप कह सकते हो कि हैरी हेंस की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कि दो प्लेटों के टकराने की वजह से ही पर्वतों का निर्माण होता है। वैसे ही आप कोबर का भूसन्नति सिद्धांत समझते होंगे, जो हिमालय निर्माण की उन्होंने व्याख्या की, कि सर जो हिमालय निर्माण की उन्होंने व्याख्या की, उन्होंने बताया कि यहां पर जहां अभी हिमालय है वहां पर पहले कभी तैथिस सागर हुआ करता था। ऐसा क्या हुआ करता था? ये गहराई में पहले वाटर हुआ करता था। अब ये वाटर हुआ करता था तो यहां पर इसमें वाटर ले लिया हमने, ये वाटर हुआ करता था। इसको हमने बोल दिया भूसन्नति जियोसिंक्लाइन, इसको आप बोलते हो भूसन्नति, या इसको मैं बोल दिया तैथिस सागर। अब इसमें आइट साइड की जो नदियां हैं, इधर से नदियां निकली, इसने कुछ मलबा लेकर के आई, इधर से कुछ नदी निकली, इसने मलबा लेकर के आई, और मलबा लाने के साथ में सेडिमेंट जो था वो बहुत सारी मात्रा में यहां क्या हो गया, यहां जमा होने लगा। ऐसी मात्रा में जब ये सेडिमेंट जमा हो जाएगा, ये सेडिमेंट, अब धीरे धीरे जब सेडिमेंट, आप जानते हो, अच्छा घर में कूड़ा करकट निकलता है, सब लोग बाहर डालते हो, इसको गाड़ी वाला आता है। ये सर नो गांव की बात कर रहा हूं, है ना। कुछ और बताते घर में आपने कचरा निकाला, उसको साइड में डाल दिया, अब साइड में धीरे धीरे आपने डाला, और वो 1 साल के बाद में बहुत सारा जमा हो जाता है। और जमा होने के साथ में अगर हम बात करें यहीं पे भानपुर ब्रिज की, भानपुर ब्रिज पे आपने अवशिष्ट पूरा जमा हुआ है, देखा होगा, है ना। पूरा भोपाल का सबसे बड़ा आप कह सकते हो अवशिष्ट एक भस्मासुर, और वो पूरी तरीके से बेटा प्रेशराइज हो जाएगा क्या, और प्रेशराइज होगा तो ये यहां पर आप कह सकते हो कि पूरे तरीके से प्रेशर के माध्यम से इसमें सब में प्रेशर लगेगा और एक माउंटेन बन जाएगा, इंटरनल फोर्स लगेगा, और फोर्स की वजह से क्या होगा, माउंटेन बन जाएगा। तो सेम काम यहां भी हुआ कि जो नदियों के द्वारा सेडिमेंट लाया गया, उस सेडिमेंट को नदियों का जो प्रेशर था, नदियों का जो पानी था, उसकी वजह से ये पास में आता गया, इसके बीच में कंकड़ पत्थर मलबा प्रेशर की वजह से दबता गया, और दबने के बाद में ही यहां पर हम कहते हैं कि सर ये हिमालय का निर्माण हो गया। ये कोबर का भूसन्नति सिद्धांत कहता है। वैसे ही एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कि सर प्लेट, दो प्लेटें टकराई, एक इधर से और एक इधर से, और जहां पहली प्लेट टकराई वहां पर हिमालय बन करके खड़ा हो गया। इसको आप ये लिखिएगा, ये वाला, ये क्या है, माउंटेन, ये वाला यहां तक माउंटेन, यहां से ये जो आप ऊपर से देखोगे प्लेन, ये क्या है, प्लेट्यू, उसके नीचे, अरे क्या बेटा, हाँ देखने चलेंगे, यहीं देख लेते हैं हम, हाँ। यहां से आप कहोगे कि सर ये इसकी हाइट भी है, ये पूरी हाइट है इसकी, ये प्लेट्यू, और इसके बाद में आप कहोगे कि सर यहां से लेकर के यहां तक कोई हाइट नहीं है, प्लेन, और प्लेन के जैसे नीचे आते हैं, प्लेन के नीचे जैसे ही आते हैं, ये क्या हो जाएगा, सी लेवल आ जाएगा। अच्छा, जितना एरिया ये पृथ्वी के ऊपर देख रहे हो, है ना, जैसे मैं इसको अगर यहां बनाऊं, यहां से ये मैदान हो जाएगा बेटा, मैदान के बाद में यहां पर सी लेवल आएगा, ये पूरा का पूरा सी लेवल। इस सी लेवल में भी आप कहोगे कि सर सी लेवल में भी क्या होगा, समुद्र के अंदर, आप कहोगे कि सर समुद्र के अंदर भी यहां आप कह सकते हो ये क्या हो जाएगा, समुद्र। बेटा बातें नहीं, ये पृथ्वी के जितना ऊपर है ना, पृथ्वी के ऊपर हमने कहा कि सर
माउंटेन है, पठार है, मैदान है। ऐसा सेम आपको समुद्र के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। समुद्र में आप कहोगे कि सर समुद्र में क्या है, पर्वत भी है, पठार भी है, सर इन्हीं की वजह से कहीं पे समुद्र में बहुत गहराई है, मैदान भी। थोड़ी कम है। डन। समुद्र में सेम चीज, जैसा पृथ्वी के ऊपर आप देख रहे हो, सेम जैसा ऊपर है वैसा का वैसा आपको समुद्र के नीचे भी देखने के लिए मिलता है। और सेम यही हाइट हम कहां मेजर करते हैं, कहां पर, समुद्र के नीचे मेजर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये तो सर ठीक है, आप पर्वत की बहुत देर से बात कर रहे हो। अब यहां अगर बात करें कि हम पृथ्वी पे है, पृथ्वी पे मैं पर्वत किसको बोलूंगा, उसकी हाइट कहां से मेजर करें? भाई पर्टिकुलर हमने समुद्र तल से लेते हैं, क्योंकि समुद्र तल ही जो है वो एग्जैक्ट बताता है कि भाई कहां पर किसका होगा। हाँ बिल्कुल, जैसे भोपाल रेलवे स्टेशन समुद्र तल से 405.8 मीटर ऊंचाई पर, मतलब समुद्र का पानी, ये जो समुद्र है यहां से, ये लेवल की बात कर रहा हूं, इससे अगर हमारा भोपाल कितने ऊपर स्थित है, 405 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। समुद्र का अगर लेवल कितना बढ़ गया, 405 मीटर अगर पानी का लेवल बढ़ गया, पूरा का पूरा भोपाल क्या हो जाएगा, डूब जाएगा पूरा। मुंबई का स्वाहा हो जाएगा। मुंबई वगैरह तो एकदम साइड में है, पूरा का पूरा डूब जाना है। डन। पूरा स्वाहा हो जाएगा तब सारे सारे स्टेशन पे सारी माउंटेन। तो हम कहां से लेते हैं, ऊंचाई की बात करेंगे, हाँ ऐसा मुझे भी लग रहा है, समुद्री सतह। अब समुद्री सतह भी कौन सी, भारत का सबसे लंबा बीच बताइए, भारत का सबसे लंबा ब्रिज। बेटा हजारीबाग तो आपका सिंह भूमि झारखंड में आता है। क्या लंबा मतलब ऊंचा, सबसे लंबा ब्रिज? लंबा बम्बन नहीं, बीच की बात कर रहे बेटा, बीच, पुल नहीं बेटा, बीच जो समुद्र के किनारे होता है, मेरीना बीच, है ना? घूमने के लिए लोग जाते हैं, कहाँ होगा, मेरीना। यहीं से जितनी भी हाइट है, सिर्फ समुद्र तल की नहीं, जितनी भी हाइट से, चाहे माउंटेन की हो, चाहे हमारे घर की हो, चाहे बड़ी बड़ी होटलों की हो, विधानसभा भवन की हो, राष्ट्रपति भवन की हो, जितनी भी हाइट्स हमको लेनी है, वो सारी की सारी हाइट्स कहां से लेते हैं, मेरीना बीच से लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि सबसे गहरा और सबसे इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट बीच भी कौन सा है, मेरीना बीच है। और इस पे स्टार लगाइएगा, ये अक्सर पूछा, मेरीना ट्रेंच यही वाला है बेटा। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये कहाँ आता है, आप कहोगे कि सर तमिलनाडु में आता है। और यहीं से सारी की सारी हाइट, सारी इंडिया में जितनी भी हाइट्स है, समुद्र का सी लेवल हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे विधानसभा भवन, जितनी भी बिल्डिंग्स है इंडिया में, कहीं भी अगर हाइट्स लेनी हो तो आप हाइट्स कहाँ से लेते हो, मेरीना बीच से लेते हो। डन। और ये कहाँ का सबसे लंबा बीच, इंडिया का, भारत का सबसे लंबा बीच, है ना? यहाँ पे सनसेट बहुत, हाँ सनसेट नहीं बेटा, विश्व का नहीं। अच्छा, जो भी लोग मेरीना बीच वगैरह घूमने आते हैं उनको आपने देखा होगा, सारी फोटोज वगैरह डालते रहते हैं, इमेजिन कर लीजिएगा वैसे ही है। डन। चलिए, तो आज की सभा को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में। हाँ कल नहीं, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी, जितना पढ़ाया उतना समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। एक बार घर जाकर के 2 मिनट पढ़ना, है ना, याद हो जाएगा। डन। डांस